Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of March 2024. तो गाइस आज है तारीख 15 मार्च 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कॉर्बेट नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडियन डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों एक वर्ड है ध्रुव, ये क्या है आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप है, या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये एक मिसाइल कैरिंग सबमरीन है, या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के द हिंदू अखबार में पेज नंबर 1 पर बड़ा बड़ा आर्टिकल ये साइड में आपको मिल जाएगा, जहां पर बात हो रही है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में, या फिर जिसको हम वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम समझेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या एग्जैक्टली, कैसे काम करेगा, क्या इतिहास में इस प्रकार का कोई चुनाव होता था, अगर होता था तो ये डिसकंटिन्यू क्यों हुआ, प्लस होगा तो इसके फेवर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है। पूरा हॉलिस्टिक वे में कहने का मतलब है 360 डिग्री के अंदर में दोस्तों आज हम वन नेशन वन इलेक्शन को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस आर्टिकल को एक बार देख सकते हो, या फिर ये भी समझना होगा कि आखिरकार ये चर्चाओं में क्यों है। और मैं आपको पहले इसका न्यूज़ समझाता हूँ। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि दोस्तों हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, और वो जो कमेटी है उसके हेड थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। इनको काम सौंपा गया कि भाई आप क्या करना, वन नेशन वन इलेक्शन को पूरी तरह से रिव्यू करो और इसको लेकर एक रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करना। तो फाइनली कल ये हुआ कि दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कोविंद कमेटी ने सारी रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं और वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी हैं। जिस वजह से एक तरफ तो ये देखने को मिला क्या अब की बार यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। 2024 के जो इलेक्शंस आने वाले हैं यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये इलेक्शन लागू होंगे। हो सकता है आने वाले समय में या कुछ समय बाद इस प्रकार के वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट किए जाएं। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर ये जो मैटर था न्यूज़ में वो मैंने आपको बताया। अब क्या होता है दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जहाँ जहाँ पीएम मोदी अपनी स्पीच दे रहे हैं वहाँ पर ज़ोरों से वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आज के समय पर वर्तमान में इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता है 2024 में अभी लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली थोड़े समय बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, देन उसके बाद में इलेक्शंस यहाँ पर शुरू होंगे। अब क्या है, जब दोस्तों यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस होंगे उसके बाद आपको पता है कुछ स्टेट के इलेक्शंस भी, अभी जल्दी हरियाणा के इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली कुछ समय पहले 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए थे, पता होगा। उससे पहले भी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, कर्नाटक के इलेक्शंस हुए। तो आप देख पा रहे होंगे स्टेट्स के जो इलेक्शंस है अलग तरीके से चल रहे हैं। अभी कुछ राज्य ऐसे जिनके 2026 में भी इलेक्शन होने हैं, 2027 में भी इलेक्शन होने हैं। तो ये इलेक्शन सब आगे पीछे चल रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्शन का मेला जो इंडिया में हमेशा लगा रहता है। अभी ये निपटेगा तो किसी राज्य का शुरू हो जाएगा, फिर उसका निपटेगा तो फिर किसी राज्य का शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये चलता रहता है मामला। रैलीज चलती रहती हैं, आप देख पाते होंगे, लोग वोट देते जाते रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस को एक ही जगह पर निपटा दिया जाए, यानी इस तरीके से अलग अलग इलेक्शंस कंडक्ट करने की बजाय एक ही समय में सारे इलेक्शंस कर दिए जाएं, ये कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का। सिंपल हो गया, आसान तरीके समझ में आ गया। तो क्या है डेफिनेशन, वन नेशन वन इलेक्शन बेसिकली एक ऐसा आइडिया है जहां पर
हम साइमल्टेनियस यानी कि स्टेट असेंबली के और लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करवा देंगे। सवाल आएगा आपके दिमाग में, कैसे भाई 140 करोड़ की आबादी है, कैसे हम एक साथ इतने सारे इलेक्शंस कंडक्ट करवा देंगे? नहीं, एक दिन पे नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, कुछ महीनों में यहाँ पर कंडक्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ महीनों में एक साथ पूरे देश के इलेक्शंस, स्टेट, लोकसभा, सबके निपट जाएंगे। बार बार यहाँ पर वो इलेक्शंस जो आते रहते हैं ना, वो वाला जो पूरा सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। वही यहाँ पर बोला गया कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करना हमारे स्टेट असेंबली, लोकसभा दोनों का साथ में, इंस्टेड ऑफ सेपरेट एंड कंटिन्यूस इलेक्शन। भाई सेपरेट वाला सिस्टम छोड़ो, एक साथ कंडक्ट करना वन नेशन वन इलेक्शन कहलाता है। अब सवाल यह है कि ये नया सा कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? ये पहली बार यहाँ पे लागू करने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि हम देख पा रहे हैं, जैसे कल रिपोर्ट पब्लिश हुई, कई सारे ओपोजिशन पार्टीज के लीडर के स्टेटमेंट्स आने लगे। फॉर एग्जांपल ओवैसी का स्टेटमेंट आया है, वन नेशन वन इलेक्शन विल मेक वन पार्टी इंडिया वन पार्टी स्टेट। अब ऐसे और भी कई सारे आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों सवाल यह है, क्या ये पहली बार इंप्लीमेंट हो रहा है? ऐसा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में लंबे समय पहले रह चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में आप देख पाओगे 1967 तक चल रहा था। तो कहोगे फिर ये बदल कैसे गया सिस्टम? बदलने के पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों, अगर आप देखोगे, मैं आपको 1967 का मैं आपको और पहले बताता हूँ। जो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन है ना, साइमल्टेनियस इलेक्शन को ही हम वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं। तो ये वाले जो इलेक्शंस लोकसभा के लिए कंडक्ट करे गए, स्टेट्स के यानी लोकसभा स्टेट सबके साथ में हो रहे थे। 1952 में साथ में हुए, 1957 में, 1962 में हुए, फिर 1967 में भी। यहाँ तक दोस्तों इसी तरीके से इलेक्शन चलते थे, लेकिन अब यहाँ से मैटर खराब होना शुरू हो गया। खराब इसलिए शुरू होना हो गया क्योंकि कई सारे राज्यों में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, वहाँ की विधानसभा डिसॉल्व हो गई समय से पहले ही। अब समय से पहले ही डिसॉल्व हो गई किसी कारणवश, तो क्या करना पड़ा? इलेक्शंस करवाने पड़े। तो यहाँ पर इलेक्शन आप कह सकते हो दोबारा हो गया 1968 में। फिर 1969 में क्या होता है, इसी वजह से कई और स्टेट का मामला आता है। अब क्या हुआ, कुछ स्टेट आगे पीछे हो गए, कुछ के इलेक्शंस पहले करवाने पड़ रहे क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन बाद में था। तो ये मैटर आगे पीछे हो गया, जिस वजह से जो ये पूरी साइकिल थी साइमल्टेनियस इलेक्शन की, वो हो गई डिसरप्ट। फिर 1970 में आप देख पाओगे लोकसभा ही डिसॉल्व हो गया, समय से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गया। फिर दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस होता है 1971 में, फिर ये आगे निकल गया। इस तरीके से स्टेट पीछे हो गए, फिर कहीं पर स्टेट पीछे हो गए, लोकसभा आगे निकल गया। तो इलेक्शंस आगे पीछे ऐसे हो गए दोस्तों। सारी जो साइकिल थी, सारा मामला था, वो सब बिगड़ गया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम अब क्या करेंगे, इसी प्रकार के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल को लेकर आप देखोगे तो बहुत सारे जो न्यूज़ है वो छपी हुई है, और ये आप देख पाओगे अपने आपके सामने। ये भी एक आर्टिकल है जिसमें कई सारे कंसर्न्स बताए गए, भाई चिंताएं क्या है इस पूरे मामले को लेकर, इसका बीच में सपोर्ट क्या है, रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं, वो यहाँ पर समझाया गया है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल से लेकर चलता हूँ। यहाँ तक तो आपने ये मैटर समझ लिया कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब हमारी जानने की बारी ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में क्या है और अगेंस्ट में क्या है, क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट है तो दोनों ही चीज़ें हमने पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो दोस्तों आपको इंटरनेट पर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आप में से भी कई सारे लोग ऐसे हो जो इस वन नेशन इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे हो, और कई सारे लोग ऐसे हों जो कि यहाँ पर इसके अगेंस्ट में हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। बट एक बार देख लेते हैं फेवर में जो लोग हैं बेसिकली उनके क्या कहने हैं। फेवर में जो लोग हैं उनका यहाँ पर कहना यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक सबसे बढ़िया चीज़ है। सबसे बढ़िया चीज़ किस सेंस में? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारे फाइनेंस रिसोर्सेस हैं उसका हम बढ़िया तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, आपको पता है ना इलेक्शन में खर्चा कितना होता है, भर भर के हज़ारों करोड़ का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर्स बहुत दबा के किए जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, साल 2014 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, केवल लोकसभा का, उसमें खर्चा हुआ था 3870 करोड़, 3870 करोड़ केवल लोकसभा। और उससे खतरनाक एग्जाम्पल 2015 में जो बिहार में इलेक्शन हुआ था, पता है कितना खर्च हुआ केवल बिहार का? केवल बिहार में 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ था इलेक्शन में। तो एक्सपेंडिचर्स बहुत सारे हैं दोस्तों। तो अभी क्या होगा, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो इससे फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा। खर्चा तो होगा लेकिन वो जो भी खर्चा होना है एक साथ निपट जाएगा, ऐसा भर भर के नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर एक अनुमान भी लगा कर दिया, एक प्रेडिक्शन की भी है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करते भी हैं ना, तो देश में
सारे इलेक्शंस निपट जाएंगे, केवल 4500 करोड़ का खर्चा आएगा लगभग, ये प्रेडिक्शन है बड़ा बड़ा। जो आज खर्चे हो रहे हैं इससे कई गुना कम यहाँ पर खर्चा हो सकता है। पहला बेनिफिट ये है, क्योंकि ओवरऑल ये पैसा है किसका? क्या सरकार का पैसा है? नहीं, ये सब पब्लिक का पैसा है, लोगों का पैसा है। लोगों ने यहाँ पर टैक्सेस के फॉर्म में सबमिट कर रखा है, जमा कर रखा है। अब इस बेसिस पर यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो इस एक्सपेंडिचर के हालात थोड़े सुधर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से ये कहना है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे फेवर में, वो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर हम एक साथ सभी इलेक्शंस करवा दें तो इससे जो कैंपेन चलती हैं, रैलीज चलती हैं, उस पर जो खर्चे होते हैं वो यहाँ पर कम हो सकते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी मैनेजमेंट है वो एक बार में निपट जाएगा, प्रॉपर हो सकता है, समझ गए। और यहाँ पर एक और इसका बेनिफिट है, थर्ड बेनिफिट अगर आप देखोगे तो गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगा। गवर्नेंस इंप्रूव यानी सरकार का काम करने का तरीका थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। कहोगे ऐसा कैसे? देखो बार बार इलेक्शंस होते हैं, स्टेट में इलेक्शंस होने लगेंगे, यहाँ पर इलेक्शंस होने लगे, तो बार बार गवर्नमेंट उसमें ही लगी रहेगी बार बार। फिर उनके जो गोल्स हैं ना वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म गोल होंगे। भाई इस बार बस खाली इलेक्शन में इस बार जीत जाऊँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि इलेक्शन आ रहे हैं तो केवल उसी समय तैयारी होती है। भाई काफ़ी महीने पहले से रेडी होने शुरू हो जाते हैं। तो काम पे कब ध्यान देंगे, है ना? इलेक्शन मोड में ही चलेंगे हमेशा। तो वो इलेक्शन मोड से निकलने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर बात आती है कि भाई एक और चीज़ है, जब जब इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना पड़ता है, और इलेक्शंस का मेला जैसे मैंने बोला हमेशा लगा रहता है। तो बार बार यहाँ पे हमें अपनी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का तैनात करना पड़ता है, जिसका मैनेजमेंट हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम एक बार में ही सारा काम निपटा दें तो बार बार उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी प्रॉब्लम से, नक्सलिज्म जैसी प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करेंगे। फिर एक और बेनिफिट हो सकता है, ब्लैक मनी को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शंस में आपको पता है यार कि जो ब्लैक मनी है, काला धन है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या हो सकता है, ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन है वो कम होगा। जो भी होना है एक बार में काम मामला जो है वो निपट जाना है, ठीक है, बार बार का ये मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रिकमेंड किया है, वो है वोटर टर्नआउट इंक्रीज़ होगा। भाई सिंपल सी बात है, आपके क्षेत्र में इलेक्शन हो रहे हैं, कभी लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, बार बार आप वोट देने जा रहे हो, ठीक है। तो बार बार वोट देने जब जाते हैं ना, तो कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, है ना। तो कई बार वोट कम हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब एक ही बार इलेक्शंस होंगे तो जो वोटर की संख्या है वो बढ़ेगी। सबको पता है भाई हमें यहाँ पर अपना 5 साल में एक ही बार वोट देना है, हमारा वोट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हम एक बार में जाएंगे, एक बार में ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को वोट देकर आकर निपटा लेंगे इस पूरे मामले को। तो इससे क्या होगा, वोटर की संख्या बढ़ेगी, लोगों के लिए आसान हो जाएगा वोट देना। नहीं तो फिर जो प्रॉब्लम्स है वो होने लगती हैं, और आपको पता है जब जिस दिन इलेक्शंस होते हैं उस दिन और सब कुछ बंद रहता है और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। फिर सबसे बड़ा बेनिफिट, जो कि सही बात भी है, वो क्या हो सकता है, सोसाइटी में हार्मनी, पीस, यानी वही शांति बनाई रखी जा सकेगी। क्योंकि जब जब इलेक्शंस होते हैं आपको पता है कितने सारे हेट स्पीच होते हैं, करप्शंस, कम्युनलिज्म, इस प्रकार के केसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो जो भी कुछ झेलना होगा एक ही बार में झेलना होगा, बाद में ये मल्टीपल इलेक्शंस का काम खत्म, जिससे यहाँ पर दोस्तों ये जो हेट स्पीचेस वगैरह होती हैं वो भी पूरा इशू खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया यहाँ पर फेवर वाले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स। अब बात है इसी वन नेशन वन इलेक्शन के क्रिटिक्स भी कई सारे लोग हैं, ऐसे लोग जो यहाँ पर इसकी आलोचना कर रहे हैं और उनका कहना है नहीं नहीं ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलना दीजिए। अब बात यह है कि जो लोग इसके अगेंस्ट में है ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट उनके क्या कहने हैं। उनका कहना यहाँ पर यह है कि इससे सरकार की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, सरकार जवाबदेही नहीं बन पाएगी, क्योंकि सरकार को पता है एक बार जीत गए तो जीत गए, अब 5 साल तक काम खत्म, बार बार किसी राज्य का ये सब का मामला खत्म, फिर दोबारा। तो यहाँ पर ज़्यादा सरकार जो है काम नहीं करेगी, फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर काम नहीं करेगी, है ना। ये यहाँ पर कहना है कि भाई उन्हें पता है बस खाली इलेक्शन का समय होगा तो काम करके दिखा देंगे वोट लेने के लिए, फिर एक बार वोट आ जाएंगे, देन उसके बाद फिर वो सब भूल जाएंगे। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं, छोटी छोटी जो पार्टीज़ होती हैं दोस्तों, उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि फिर ये जो इलेक्शन है ना ये पूरा नेशनल इशू बन जाएगा, और जो छोटी छोटी लोकल पार्टीज़ जो बनती हैं उनका तो रोल ही ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर बताई जाती है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हो जाएगा। क्रिटिक्स का कहना यह है कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन को ज़्यादा जोर देते हैं, इसको लेकर आते हैं, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे
लोगों के पास में चॉइस ज़्यादा नहीं होगी या लोग चॉइस कर भी नहीं पाएंगे, है ना। हो सकता है किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई और सरकार चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट पर कोई और गवर्नमेंट चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर लोग वोटिंग दे रहे हैं, तो वो सही से यहाँ पर अपनी चॉइसिंग नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या होगा कि जो भी ये ऐसी वोटिंग होगी वन नेशन वन इलेक्शन, तो जो हमारी मेन पॉलिटिकल पार्टी है वो डोमेन बनाएगी। केवल बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही यहाँ पर वो ऊपर ऊपर दिखाई देंगी, लोग उन्हीं को यहाँ पर वोट देंगे, और स्पेशली जो नेशनल पार्टी है वही हर एक पार्टी को कवर कर ले जाएगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोगों के जो कह सकते हो कि थॉट्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से। और उससे खतरनाक चीज़, इससे कहीं ना कहीं इंटरनल थ्रेट्स भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में आपको पता है पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, और पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाना इतनी आसान बात नहीं है। ठीक है, सारे इलेक्शंस करवाना, तो इसके लिए हैवी सिक्योरिटी चाहिए, और हैवी सिक्योरिटी यहाँ पर अगर तैनात हो जाएगी तो बॉर्डर पर कौन ध्यान रखेगा। ठीक है, ये भी है, और भी कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन में कई सारी मशीन्स चाहिए होंगी, ऑपरेटिंग करने का यहाँ पर पूरा सिस्टम चाहिए होगा, शांति बनाकर इलेक्शंस करवाने होंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुनने में तो सही लग रही हैं, या हो सकता है कि एक बार लागू हो जाए, लेकिन करने में बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये बात बताई जा रही है। क्योंकि पहले पॉपुलेशन डिफरेंट थी और अब पॉपुलेशन डिफरेंट है। समझ गए? क्लियर हो गया दोस्तों? ये समझ में आ गया आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे बड़ी चुनौती ही हमारा संविधान है। क्यों? अगर आप इसको लागू करने की कोशिश भी करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 83 से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 85 जो कि बात करता है लोकसभा के डिसोल्यूशन से संबंधित। ठीक है, अगर कोई डिसॉल्व हो गया लोकसभा, उसके बाद फिर वही मैटर हो जाएगा वापस से, जैसा यहाँ पर पहले हुआ है ना। और फिर उसके बाद आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, जैसे पहले कई सी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा ना, तो प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद ही इलेक्शंस आगे पीछे हो गए थे पिछली बार, तो वैसा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। और इलेक्शंस करवाने के लिए, ऐसे वाले वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के लिए आपको संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 50% स्टेट्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, 50% राज्यों का। अगेन जो भी बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा हमारी सरकार के लिए कि भाई 50% राज्य इसको अप्रूवल दे पाएँ या ना दे पाएँ। समझ गए? तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर है। बाकी एक बड़ा चैलेंज मैं आपको बता चुका, मशीन्स को जो कम से कम 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए होगी, वो उतनी मशीन्स कहाँ से लाएंगे, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कैसे यहाँ पर इलेक्शन बूथ तक पहुँचा पाएंगे, है ना, ये भी चीज़ें हैं। क्लियर हो गया? तो अगर हम इतिहास देखें तो कई सारी और भी दोस्तों कमीशंस बनाई गई, कई सारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इस साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट आता है 1983 में, तो उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में ये बोला था कि हाँ बिल्कुल हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस लेकर आने चाहिए। फिर 170वीं जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 1999 में, इन्होंने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन को सपोर्ट किया। ऐसे कई और कमिटीज़ आती चली गई दोस्तों, सभी ने इलेक्शन इस साइमल्टेनियस इलेक्शन को सपोर्ट किया हुआ है। नाउ अभी यहाँ पर देखते हैं ये वाली जो कमेटी है, कोविंद कमेटी जी, इन्होंने यहाँ पर अभी कई सारी डेटा पब्लिश किया है, बहुत बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की है, उसमें भी इलेक्शंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बट मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि अगर इलेक्शंस ये वाले हैं तो क्या हैं, कैसे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या चैलेंजेस आते हैं सामने, इतिहास क्या है, तो हर एक एस्पेक्ट में 360 डिग्री में हमने इस पूरे आर्टिकल को कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। हमारे जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है तमिलनाडु ने। अगर आप तमिलनाडु की बात करते हो तो वो शार्क की बॉडी के पार्ट्स का जो इलीगल तरीके से व्यापार हो रहा है उस मामले में टॉप कर रहा है। होता यह है कि देखो शार्क्स जो हैं पानी में पाई जाती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं। शार्क्स सबने देखी होंगी, रियल में नहीं, मतलब वैसे फोटोज़ वगैरह देखी होंगी, रियल में भी देखी होंगी कई सारे लोगों ने। अब होता यहाँ पर यह दोस्तों, इस शार्क की बॉडी का ना इलीगल व्यापार हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर इन शार्क्स को मार दिया जाता है और इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम होती चली जा रही है। तो हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर प्रकृति के हिसाब से देखें तो शार्क हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एज अ प्रीडेटर काम करती है। छोटे और यहाँ पर एनिमल्स उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके यहाँ पर चलती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनकी संख्या कम हो रही है तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। तो इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या बोला गया है, इस आर्टिकल की डिटेल्स मैंने यहाँ पे लगा दी हैं कि तमिलनाडु की जब बात करते हैं तो दोस्तों 65% का इलीगल व्यापार हो रहा है शार्क की बॉडी पार्ट्स का, अलग अलग बॉडी पार्ट जिसमें इसके फिन है, कार्टिलेज है, हर एक चीज़ का यहाँ पे व्यापार हो रहा है।
ये खुद एक नए रिपोर्ट में बताया गया, रिपोर्ट आया है ट्रैफिक का एंड WWF इंडिया का। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इस प्रकार से जो शार्क्स के बॉडी पार्ट का इलीगल व्यापार हो रहा है भारत में, यह जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में, इन अगर पूरे पर्टिकुलर ईयर्स में अगर आप देखते हो दोस्तों, 16,000 किलोग्राम, इमेजिन करो 16,000 किलोग्राम जो शार्क की फिन्स होती हैं वो जब्त की गई हैं। तो ये इमेजिन किया जा सकता है कि कितने बड़े लेवल पर इसका व्यापार हो रहा है। ये केवल फिन्स की बात हो रही है। अब ये फिन्स क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शार्क है, इसके ऊपर आप देख पाओगे ये है बेसिकली इसकी फिन, है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको काट दिया जाता है। अभी काट के इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। ये क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी यहाँ पर कुछ फैक्ट शीट रिलीज़ हुई है कल के दिन, और उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि इंडिया के अंदर जो शार्क्स हैं उनका इलीगल व्यापार हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु टॉप कर रहा है, लेकिन तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, ये भी स्टेट शामिल हैं जहाँ पर इलीगल व्यापार हो रहा है। अब ये जो बॉडी पार्ट्स हैं शार्क के, जाते कहाँ पर हैं? इनको यहाँ पर इलीगल तरीके से, मतलब शार्क्स को मार वार के जो बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं उनको सिंगापुर पहुँचाया जाता है, हांगकॉन्ग में पहुँचाया जाता है, श्रीलंका में या चाइना में भी पहुँचाया जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर दोस्तों आप सुन के शौक हो जाओगे। शार्क की जो फिन होती है ना, इसका सूप बनाया जाता है। क्या सूप? इसका सूप बहुत फेमस है। मतलब पहली बार मैंने पढ़ा था, मैंने बस कल ही सर्च किया शार्क फिन, अपने आप ही रिकमेंडेशन आएंगे। शार्क जो फिन है उसका सूप वगैरह, अपने आप में आपको ढेर सारे रिकमेंडेशन मिलेंगे। तो लोग यहाँ पर इसके सूप को प्रेफर कर रहे हैं। और उसके अलावा शार्क के बॉडी पार्ट्स के बहुत सारे अलग अलग दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल हैं। फॉर एग्जांपल जो शार्क का मीट है वो कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड, है ना। स्किन के लिए यहाँ पर कह सकते हो उसकी जो स्किन है वो एज अ लेदर यूज़ की जाती है। लेवर ऑयल यहाँ पर तैयार होता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स से कई सारे प्रोडक्ट्स में यहाँ पर इस शार्क के बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है। जो कार्टिलेज है इसका, उसका यूज़ किया जाता है। इसके जो जॉ है, इसके जो दांत होते हैं शार्क के, उससे यहाँ पर क्यूरोस वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और मैंने जैसे बोला, जो ये शार्क्स हैं वो हमारे मैरीन इकोसिस्टम के लिए, समुद्र के इस प्रकार से एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि शार्क एक टॉप प्रेडेटर है जो कि यहाँ पर ओशन के अंदर जो फूड चेन है उसको मेंटेन करके रखती है। शार्क की पॉपुलेशन खत्म होगी, मतलब जो नेचुरल साइकिल है ये फूड चेन की, वो डिस्टर्ब होगी, जिसका इम्पैक्ट सीधा देखने को मिल सकता है। समझ गए? तो ओवर फिशिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, हमारे मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर में प्रोडक्टिविटी को और कम करेगा। इंडिया में लगभग 160 के आसपास शार्क की स्पीसीज रिपोर्ट की गई हैं, ठीक है, जिसमें से 26 शार्क अगर आप देखोगे उनको हाई प्रोटेक्शन स्टेटस दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, ठीक है, ताकि उनको मारा वगैरह ना जा सके, एक प्रोटेक्शन दी गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ना बेसिक डेटा जान लेते हैं। ये तो हमारा पूरा हो गया न्यूज़ आर्टिकल। इस न्यूज़ आर्टिकल के अलावा जो बैकग्राउंड डेटा है, जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर डेटा है। जब बात करते हैं शार्क्स की, तो शार्क बेसिकली मछली की एक स्पीशी है, लेकिन वो जो स्पीशी है वो कौन सी क्लास की है, वो यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। वो नाम है एलास्मोब्रांची। तो ये जो स्पीशी है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन शार्क में ना हड्डियाँ नहीं होती हैं, कार्टिलेज होता है। ध्यान रखिएगा, इनके जो स्केलेटन है, इनका जो पूरा हड्डी का ढांचा बना होता है, वो बेसिकली हड्डी नहीं है, वो कार्टिलेज है। कहने का मतलब क्या होता है? कहोगे इसमें क्या डिफरेंस है? ये आप देख पाओगे तो ये हड्डी है। बोन जो है ना वो बहुत टाइट होती है, हार्ड होती है, लेकिन जो कार्टिलेज होता है रबर की तरह होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज यहाँ पर इनके बॉडी में देखने को मिलता है, जिस कार्टिलेज का यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। इनके पास में 7 गिल्स होती हैं, फिन्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। जो शार्क के पास में गिल होती है ना, उससे यहाँ पर वो वाटर में से ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं। हैबिटेट की बात करेंगे तो जो शार्क्स हैं इनको ज़्यादातर समुद्र में रहना पसंद है, स्पेशली जो गहरे समुद्र हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा खुला है, बड़ा समुद्र है, वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद होता है। और जैसे मैंने बोला, जो शार्क की टीथ है उन सब का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और बाकी चीज़ अगर आप देखोगे, शार्क ऐसा माना जाता है बहुत पुराने समय का यहाँ पर एक एनिमल है, मैरीन एनिमल। बहुत पुराने समय, लगभग 400 मिलियन साल पुराना, यानी कि डायनासोर से भी पहले शार्क पाई जाती थी, आज भी पाई जाती हैं। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शार्क फिशिंग नेशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। फिर होता क्या है, फिशिंग करने के बाद में शार्क को पकड़ के बॉडी पार्ट्स यहाँ पर उसके सेल कर दिए जाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और मैं आपको बताऊं, एक बार ना क्या होता है, ये देखो एक सबसे बड़ा मैटर क्या नजर आता है। शार्क फिन जो एक्सपोर्ट होती थी, शार्क की जो फिन्स, वही यहाँ पर जैसे देखो इसको काट भी दिया गया अलग से, पीछे यहाँ पर काट दिया गया है, इसकी फिन्स जो काट दी गई हैं, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये यूज़ कहाँ पे होता है आपको बता ही चुका हूँ, एज अ सूप यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये आप देख पाओगे, इसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, स्पेशली चाइना के अंदर में। तो
ऐसा यहाँ पर एक केस निकल कर आया था कि भाई केवल एक एक्सपोर्टर से, यानी कि जो एक्सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था, केवल एक एक्सपोर्टर से 12,000 किलोग्राम जो शार्क फिन्स है वो यहाँ पर पकड़ी गई थी। तो इसको बैन करने के लिए इंडिया में जो शार्क फिन का एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया गया था 2015 में। समझ गए? तो ये हो गया पूरा का पूरा मैटर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। एग्जाम में स्पेशली प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाओगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया उसी प्रकार से हमने एक और आर्टिकल डिस्कस किया। तो जितने भी आर्टिकल डिस्कस किए दोस्तों, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा आप ये देख पा रहे हो ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो इन सब डेटा को यहाँ पर एक PDF में तैयार करके दिया जाता है। एक ऐसा PDF जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। सारा कंटेंट दोस्तों इस ग्रुप में सिक्योर मिल जाता है आपको। कहने का मतलब है अगर आप PDF इकट्ठे करते रहोगे, स्टोरेज के इश्यूज़ होने लगते हैं, कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, तो वो सब मामला आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में जो PDF आपको दिए जाते हैं वो सारे डेट वाइज पड़े हुए हैं। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, क्योंकि यहाँ पर बात 2-4 महीने की ही नहीं है। आपको कम से कम 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स उनका डेटा स्टोर करके रखना है। वो सब ग्रुप में सिक्योर रहता है दोस्तों, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि इस ग्रुप का ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर जाकर आपको एक नंबर टाइप करना है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो, किस तरीके से फ़ायदे होंगे आपको। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट रहता है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। हमारे द हिंदू अखबार में ही एक और रेलिवेंट आर्टिकल है जिसको हम GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। बात हो रही है, सरकार ने अभी यहाँ पर दोस्तों एक मार्केटिंग कोड इशू किया है फॉर दी फार्मास्यूटिकल फर्म्स, यानी कि जो दवाई बनाने वाली कंपनी है उनके लिए कुछ नए फ़ायदे यहाँ पर रिलीज़ हुए हैं। वो फ़ायदे क्या हैं, कैसे काम करेगा, वो सब कुछ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी ना एक स्कीम चर्चा में है, आप ये कह सकते हो, और वो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है RPTUAS। ऐसी यूनिक स्कीम कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसकी फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, ठीक है। तो होता क्या है, न्यूज़ ये आ रही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, ठीक है, यानी कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंडर में आता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो दवाइयों बनाने वाली कंपनियों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो इन्होंने एक नई स्कीम को अनाउंस किया जिसका नाम है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। नाम से पता चल रहा है कि भाई जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, है ना, कंपनियां बेसिकली जो दवाइयां बना रही हैं, उन कंपनियों में टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को लेकर आया गया। ये इसका मेन मकसद हो गया, ताकि जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, वो दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए दवाइयों को बनाएं। एडिशनली ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, इन्होंने क्या किया, एक कोड भी रिलीज़ कर दिया है। ध्यान रखिएगा, उसका नाम है यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। जो यहाँ पर ये कंपनियाँ होती हैं, ये मार्केटिंग किस तरीके से करेंगी, उसके लिए भी कुछ नियम कानून 2024 में इसी साल रिलीज़ करे गए हैं। तो इस कोड का मेन मकसद है ताकि जो कंपनियां हैं वो सही दवाई को यहाँ पर मार्केट करें, सही दवाई लोगों तक पहुँचें, और जो भी मिसलीडिंग प्रमोशंस होते हैं उसको रोका जा सके। समझ गए? तो न्यूज़ ये आपको समझ में आ गया। अब इस आर्टिकल को हम 2 पार्ट में समझेंगे। पहले तो ये मैं आपको ये बताऊंगा स्कीम क्या है, फिर दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे ये UCPMP क्या है, ठीक है, यूनिफॉर्म कोड क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं RPTUAS के बारे में। अब यहाँ पर मैं बार बार ये पूरा स्कीम का नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा और समय लगेगा, तो RPTUAS ही बोल दूँगा। समझ गए? तो इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मकसद है कि इस स्कीम के माध्यम से जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, है ना, उनको इस तरीके से डेवलप करना कि वो दुनिया भर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है दवाइयों को बनाने के, उसको फॉलो करते हुए उस स्टैंडर्ड पर चलते चलें। अब इसी पर्टिकुलर स्कीम के इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जैसे इस स्कीम में एक और टारगेट है जो अपने आप में बहुत बड़े स्तर पर कंपनी आ चुकी है, वो तो ठीक है। यहाँ पर मेन मकसद है हमारी छोटे छोटे बिजनेस के ऊपर, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं,
छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट करना। ऐसी कंपनियां यानी अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से भी छोटी कंपनी, मान लो कोई ऐसी दवाई बनाने वाली कंपनी है जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से भी कम है, तो उसको भी यहाँ पर सपोर्ट करना। समझ गए? तो स्मॉल प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है कि वो छोटे प्लेयर्स हाई क्वालिटी की दवाई बनाएं और दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम एस्टेब्लिश करें दवाइयों के मामले में। ऑलरेडी इंडिया का नाम है जेनरिक मेडिसिन के मामले में, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है वो नाम, आगे पता चल जाएगा थोड़ी देर में। फिर दूसरा यहाँ पर मेन टारगेट है हमारा इस पर्टिकुलर स्कीम है कि भाई सब्सिडीज़ वगैरह देना। ऑब्वियस सी बात है, सब्सिडीज़ मिलेंगी तभी वो उसका सपोर्ट मिलेगा कंपनीज़ को, जिसके बेसिस पर वो आगे ग्रो कर पाएंगी। प्लस यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस और जो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना है ना, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाना। जो भी यहाँ पर मतलब इंसेंटिव होगा उस कंपनी को उनके टर्नओवर पर दिया जाएगा। जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा कंपनी का उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलते चले जाएंगे उनके। सिंपल सी बात है। तो उसकी ग्रोथ के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से स्कीम को लेकर चला जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी ताकि एक सपोर्ट मिल सके छोटे छोटे बिजनेसेस को। क्लियर? तो ये जो मैंने जैसे बोला कि ये जो स्कीम है वो कौन सी है, RPTUAS। आर क्यों लगाया गया है, वो है रिवैम्प्ड, यानी कि दोबारा से उसमें सुधार किया गया है। अब सुधार किया गया है मतलब इससे पहले भी स्कीम हुआ करती थी, हाँ तो इससे पहले हुआ करती थी, आर को हटा दो तो केवल बचता है PTUAS, यानी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। तो पहले ये हुआ करती थी, बस इसमें रिवैम्प लगाकर दोबारा से इसके अंदर कुछ बदलाव करे गए। तो पहले क्या था ये, तो पहले जो PTUAS था दोस्तों, इसका भी मेन मकसद यही था कि जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनकी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके ताकि वो अच्छे से मेडिसिन को प्रोड्यूस करें दुनिया भर के नियमों को फॉलो करके। और इस स्कीम को जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें भी इंसेंटिव्स देने की बात की गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लोन्स देने की बात की गई थी। लोन्स का एक सपोर्ट मिल जाएगा उनको जिस बेसिस पर वो आगे ग्रो कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, बस इसमें एक छोटा सा बदलाव कर दिया गया, इसी को रिवाइज कर दिया गया। तो इसमें रिवाइज किया गया, शेड्यूल M को रिवाइज किया गया है दोस्तों। तो हुआ ये जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका नोटिफिकेशन आता है जनवरी 2024 में। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि हम क्या कर रहे हैं, जो दवाइयों को कंट्रोल करने वाला नियम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, इस पर्टिकुलर नियम के शेड्यूल M के अंदर में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ रिविजन्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जिसका मेन फोकस था जो दवाइयों में क्वालिटी कंट्रोल है उसको मजबूत करना, मजबूत नियम लेकर आना हमारी कंपनियों के लिए प्लस इन प्रोडक्ट्स के लिए। तो जो शेड्यूल M है ये हमें बताता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में कि सही प्रैक्टिस अपनाकर एक बढ़िया से दवाई को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है दोस्तों, ये सबसे पहली बार शेड्यूल M में लाया गया था बहुत पहले ही 1988 में। फिर इसमें कुछ बदलाव करेगा जून 2005 में। फिर ऐसी धीरे धीरे करके बदलाव करते करते अब नए से नए बदलाव इसमें आ रहे हैं। मेन मकसद यही है कि बस इंडिया की दवाइयों को ग्लोबल स्टैंडर्ड लेवल पर सेट किया जा सके। कैसे? इनको सपोर्ट करके, क्वालिटी में चेंज लाकर, है ना, मटेरियल्स बेस्ट तरीके से यूज़ करें, मशीन्स का सपोर्ट देना, पर्सनल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, इस तरीके से यहाँ पर उनको आगे ग्रो करने के ऊपर मेन फोकस किया गया है। ठीक है, और इस शेड्यूल M में काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। जैसे मैंने बोला कुछ चेंजेस हुए हैं। अपडेट में क्या रखा गया है भाई, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम पे काम करेंगे, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में, प्रोडक्ट क्वालिटी को रिव्यू करेंगे, भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्वालिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स का यूज़ हो रहा है ना। उसके अलावा जो स्टोरेज सिस्टम है उसको लेकर सारे के सारे नियम कानून अब की बार देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर दवाइयों के ऊपर इतना शिकंजा कसा जा रहा है, क्यों हम इस क्वालिटी को इंप्रूव करने पे लगे हुए हैं, क्यों इतनी कड़क निगरानी बनाकर रख रहे हैं? रीज़न पता है सबसे बड़ा क्या है? रीज़न ये है कि हाल ही में भारत की दवाइयों को लेकर बहुत खतरनाक केसेस निकल कर आए दुनिया भर में। इंडिया की कई दवाइयों की बेइज्जती हुई है, ये रियल है। वो बेइज्जती हुई कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बात है दिसंबर 2023 की, पिछले साल की। एक डेटा आया CDSCO की साइट से, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा संगठन जो अगेन सेंट्रल लेवल पर सारी दवाइयों को कंट्रोल करने का काम करता है, एक्सपोर्ट करते हुए यहाँ पर उनको रिव्यू करता है। तो दोस्तों यहाँ पर डेटा आया 2023 में, जिसमें यह दिखाया गया कि 6% जो कफ वाले सिरप हैं, जो कफ के लिए सिरप सैंपल्स तैयार करे गए थे इंडिया से और हमने अलग अलग कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्ट किया था, उसमें से कई सारे जो सिरप हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं क्वालिटी को फेल कर गए, जिस वजह से कई सारे लोगों की जान गई। गाम्बिया का नाम आपने सुना होगा, उज़्बेकिस्तान, कैमरून, ये वो देश हैं दोस्तों जहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की दवाइयों की बेइज्जतियां की। WHO ने यहाँ पर चिंताएं व्यक्त की क्योंकि गाम्बिया, उज़्बेकिस्तान, कैमरून में यही सिरप इस्तेमाल करे गए, बच्चों को ये सिरप दिए गए, कफ के सिरप, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ भी हुई, डेथ के केसेस नजर आए।
जिसके बाद WHO ने उन दवाइयों के ऊपर बैन लगाया। अपनी चिंता यहाँ पर कोई व्यक्ति दूसरा यूज़ ना करे। इतना ही नहीं दोस्तों, अप्रैल 2023 में जो US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है प्लस अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने भी भारत की दवाइयों को लेकर चिंता व्यक्त की, जो स्पेशली हमारी आई ड्रॉप्स है ना, उसको लेकर चिंता व्यक्त की कि भाई इंडिया की आई ड्रॉप कोई ना खरीदे क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये इश्यूज प्रेजेंट हो रहे हैं इन्हीं समस्याओं की वजह से। ऐसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो रेपुटेशन डाउन हो रहा है उसकी वजह से ही इस तरीके से बदलाव किया जा रहा है। हम अपने दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। समझ गए? क्लियर हो गया दोस्तों? फिर जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि अभी हमारा पार्ट 1 खत्म किया है और पार्ट 2 क्या है, अब हम जानेंगे इसमें यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस क्या है, ये 2024 का ये पूरा मामला क्या है, यानी कि UCP-MP 2024। इसके प्रावधान की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर कोड में या इस नियम में पहला नियम ये रखा गया है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो दवाइयाँ बना रही हैं, दवाइयाँ वाली कंपनी है ना, बेसिकली यहाँ पर उनको ललचाना नहीं है, या फिर कह सकते हो कि ज़बरदस्ती। कई बार होता है ना, कंपनियां क्या करती हैं, डॉक्टर्स तक पहुंचती हैं, अप्रोच करती हैं उनको, उनके घर पे गिफ्ट्स भिजवाती हैं, पेमेंट्स करती हैं, भाई हमारे दवाइयों को प्रमोट कर दो, चाहे वो कैसी भी हो। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर प्रोहिबिशन किया, वही मैं आपको बता रहा, पेमेंट्स, गिफ्ट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाई कि भाई जो कंपनियां हैं वो कभी भी कोई कैश का बेनिफिट या कोई और दूसरा बेनिफिट किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते होंगे कि भाई वो जो डॉक्टर है वो हमारी दवाइयाँ दे, हमारी दवाइयाँ यहाँ पर प्रमोट करें, हमारी दवाइयाँ लोगों तक पहुँचाए। समझ गए? अब दवाई देने की बात नहीं है, उसकी क्वालिटी भी तो चेक की जाएगी ना पहले। तो ऐसा यहाँ पर जो रोल है वो ख़त्म कर दिया गया कि भाई अगर ऐसा कोई करता है, मान लो कोई दवाई है तो उसमें आपको सेफ़ और न्यू सारे के सारे जो एविडेंसेस है वो यहाँ पर पब्लिश करने होंगे, सब कुछ समझाना होगा, अप्रोप्रिएटली दिखाना होगा दवाई सेफ़ है यानी। फिर उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हो सारे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, फिर कुछ नए नियम देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मेन मकसद है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से गुजरना होगा, ताकि कहीं पर भी गलत मार्केटिंग ना हो सके या गलत कोई इलीगल काम ना कर सके, क्योंकि यहाँ पर दवाई और लोगों की जान का मामला है। एक इंसान की जान कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो उन सब चीज़ों से संबंधित यहाँ पर ये पर्टिकुलर कोड को रिसेंटली रिलीज़ किया गया। नाउ अब इस पूरे आर्टिकल को साइड में कर देते हैं। ये तो हमारी हो गई न्यूज़, जहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो एक चीज़ हमें ये जाननी होगी कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बेसिकली किस लेवल पर काम कर रही है, या हमारी दवाइयों की इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पर आज के समय पर इतने बड़े लेवल पर जाने जाते हैं। तो सिनेरियो अगर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरा डेटा दे रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे का। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में खुद मेंशन किया गया कि इंडिया जो है फार्मा प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के मामले में, यानी इन दवाइयों के उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर आता है बाय वॉल्यूम, और वैल्यू की बात करेंगे तो 14वें नंबर पर आते हैं। इंडिया के अंदर जो फार्मा इंडस्ट्री हैं, ऐसी कंपनियां जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा तक ये इंडस्ट्री पहुंच सकती है 2030 तक, क्योंकि भारत इन दवाइयों का एक्सपोर्टर भी है। 200 से ज़्यादा अलग अलग देशों में इंडिया की ये जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। सबसे ज़्यादा भारत की जेनेरिक मेडिसिन में हमें टक्कर बहुत मुश्किल से देगा कोई। कहने का मतलब है, होता नहीं, जेनेरिक मेडिसिन कौन सी होती हैं दोस्तों? जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं, जो कंपनी बनाती है रिसर्च करके, वो दवाइयों का पेटेंट जो उसके कॉपीराइट होता है एक्सपायर हो जाता है, तो उसी को कॉपी करके एक नई दवाई बना ली जाती है, जेनेरिक मेडिसिन, कुछ सॉल्ट वगैरह चेंज करके, वो जेनेरिक मेडिसिन कहलाती है। तभी तो सस्ती होती है, बहुत लाभदायक भी होती है। अब होता क्या है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है दोस्तों दुनिया भर में, उसका सबसे बड़ा प्रोवाइडर इंडिया है। दुनिया में जेनेरिक मेडिसिन जो भेज रही है या सप्लाई हो रही है उसका 20% केवल भारत से जा रहा है। इंडिया एक लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी है आज के समय पर। और ये इमेजिन करो, पूरे अफ्रीका में 50 से ज़्यादा देश हैं, उस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 50% ज़रूरत इंडिया खुद पूरी कर रहा है। जेनेरिक मेडिसिन की 50% से ज़्यादा ज़रूरत भारत पूरी कर रहा है, सप्लाई करता है उनको। 40% जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका को हम देते हैं, 25% से ज़्यादा मेडिसिन यूके को हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिया अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे, वैक्सीन की जब बात आती है तो वैक्सीन की डिमांड को 60% डिमांड यहाँ पर इंडिया पूरी कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वैक्सीन के मामले, दवाइयों के मामले में इंडिया काफ़ी आगे, स्पेशली फॉर द जेनेरिक मेडिसिन। तो इस वजह से ये जो नियम है ये हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, ताकि इंडिया की जो रेपुटेशन है इस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल लेवल पर वो मेंटेन की जा सके। समझ गए ना? थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी थे, और कल कमेंट भी कई सारे लोगों ने लिखा था, सर RP2S के बारे में बताओ, इस स्कीम के बारे में क्या है।
मुझे पता है यार, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसमें थोड़ा सा डेटा की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा वेट करना करो ताकि आर्टिकल में अच्छी चीज़ आपको मिल सके। एक और टॉपिक अगेन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर से यहाँ पर लिया है। कर्नाटका ने दोस्तों फूड कलरिंग एजेंट्स के ऊपर में बैन लगा दिया है। गोभी मंचूरियन क्या है मुझे नहीं पता, मंचूरियन कोई फास्ट फूड है शायद। फिर बात आती है कॉटन कैंडी की। तो दोस्तों इनके अंदर में जो फूड कलरिंग के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं या फ्लेवर्स यूज़ होते हैं उसके ऊपर में कर्नाटका ने बैन लगाया, जिस वजह से काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। और रिसेंटली तमिलनाडु में ने भी दोस्तों यहाँ पर एक रोडामाइन करके कोई चीज़ है उसके ऊपर बैन लगाया था, क्योंकि उससे क्या होता है, उसका कॉटन कैंडी में इस्तेमाल कर रहे थे और उससे कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ रहे थे। मैं आपको बताऊंगा सब, वो भी समझेंगे। तो मैटर क्या है, हाल ही में कर्नाटका की सरकार ने एक बैन लगाया किस चीज़ के ऊपर, जो खतरनाक कलरिंग एजेंट्स हैं। होता नहीं है कि भाई जैसे कि कई बार चीज़ों को अलग अलग कलर देने के लिए ना कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे कॉटन कैंडी है, बुढ़िया के बाल जिसको बोलते हैं, यहाँ पर भी कलर का यूज़ किया गया है, जिसके बेसिस पर क्या है ये पिंक से आपको नज़र आ रहा है। तो कॉटन कैंडी में या गोभी मंचूरियन में इस प्रकार से कलर एजेंट्स का यूज़ होता है। तो इसमें कलर एजेंट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है रोडामाइन बी। रोडामाइन बी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉटन कैंडी में, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गए। फिर गोभी मंचूरियन में कलर के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो है टार्ट्रेजिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि भाई रोडामाइन बी, टार्ट्रेजिन हाल ही में न्यूज़ में थे, ये क्या है? तो ये कलरिंग एजेंट्स हैं। तो रोडामाइन बी जो है ये भी एक केमिकल कॉम्पाउंड है, अगर आप देखोगे तो, जिसका यूज़ किया जाता है कलरिंग करने के लिए। सिल्क, जूट, लेदर, कॉटन, वूल, इन सब चीज़ों के अंदर, कॉस्मेटिक्स में, इवन प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस केमिकल का यूज़ हो रहा है। और जो टार्ट्राइजिन है दोस्तों, ये ब्राइट येलो कलर का, इस तरीके का कलर आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। स्टेबल कलर है, सस्ता पड़ जाता है, तो इसको यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। कई बार जो चीज़ पीली है उसको पीला करने के लिए कलर इस्तेमाल कर दिया जाता है। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, जिसका मेन काम है कि भाई लोगों तक एक सुरक्षित खाना पहुँच सके, उसमें ये अप्रूवल देने का काम करता है। तो ये जो FSSAI है ये इस मैटर में उतरता है और उनका कहना यह है भाई कोई भी प्रोडक्ट हो ना, उसके पीछे एक चीज़ पढ़ लिया करो कि भाई अगर उसमें कोई कलरिंग एजेंट मिला हुआ है और वो कलरिंग एजेंट फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स फूड एडिटिव्स रेगुलेशन एक्ट 2011 के अंदर में परमिटेड है, ठीक है, अगर इसकी परमिशन मिली है, इस वाले जो कानून है ना, इस वाला जो ये जो लॉ है, इसके अंदर में काफ़ी सारे कलरिंग एजेंट्स के नाम दिए हुए हैं। अगर वो कलरिंग एजेंट यूज़ हुआ है तो वो सेफ़ है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कलरिंग एजेंट जिनका नाम इस वाले लिस्ट में नहीं है उनका यूज़ हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर वो आपने नहीं कंज्यूम करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, FSSAI ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि भैया इसमें अगर परमिशन मिली है वो वाले एजेंट तो ठीक है, लेकिन ऐसे एजेंट आपने यूज़ नहीं करना है, ये आपके बॉडी के लिए, इंसानी शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल माने जा सकते हैं। चलिए आते हैं एक और आर्टिकल पर। यहाँ पर बात हो रही है गोरसम कोरा फेस्टिवल के बारे में। अगेन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गोरसम कोरा फेस्टिवल क्या है दोस्तों? ये फेस्टिवल या त्यौहार ऐसा है जो कि इंडिया और भूटान के दोस्ती को या उनके फ्रेंडशिप को दोस्तों यहाँ पर दिखाता है या दर्शाता है। तो इस बार अभी 10 मार्च को यहाँ पर ये पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। सवाल यह है, इंडिया भूटान की दोस्ती को दिखाता है, कहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ये है हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जस्ट बराबर में आपको भूटान देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ में बॉर्डर को शेयर भी करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक घाटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है जेमिनथंग। जो जेमिनथंग वैली है वहीं पर एक नदी जाती है जिसका नाम है न्यामजंग चू रिवर। तो वहीं रिवर के पास में ही एक बहुत बड़ा सा स्तूप बना हुआ है जिसका नाम है गोरसम चोटन स्तूप। लगभग 93 फीट ऊंचा स्तूप है और ये बनाया गया था लगभग 13 सेंचुरी AD में, जो एक लोकल मॉन्क थे लामा प्रधार, उनके थ्रू, ठीक है। और उसी स्तूप के पास में ये पूरा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है। ये स्तूप आपको ये देखने को मिलेगा जस्ट पहाड़ों में, उस बिल्कुल घाटी के बीच में है, जैसे मैंने बोला है ना। और वहीं पर क्या होता है, ये पूरा इवेंट फॉलो किया जाता है, काफ़ी सारी परफॉर्मेंस होती है। और वो जो इवेंट होता है ये इंडिया और भूटान की दोस्ती को दर्शाता है, जैसे मैंने बोला। ये वही जगह भी मानी जाती है जहाँ पर जो 14वें दलाई लामा है वो पहली बार रेस्ट, क्योंकि तिब्बत से जब सबको भगाया गया था चाइना से, तो तिब्बत से निकलने के बाद में 1959 में, तो सबसे पहली बार रेस्ट जो है दलाई लामा ने वो यहीं पर लिया था। उसके अलावा ये जो जगह है यहाँ पर बुद्धिस्ट रिचुअल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही पुराना आपको ये मोनेस्ट्री देखने को मिलेगा, यानी तवांग जो मोनेस्ट्री है, तवांग में जो यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मठ है, उससे भी पुराना यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा।
उसके अलावा बहुत सारे जो डिवोटीज़ हैं, बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे लार्ज नंबर में इकट्ठे होते हैं। भूटान के लोग आते हैं, है ना, इस पूरे फेस्टिवल के अंदर में सब साथ में मिलकर क्या करते हैं, इस पूरे ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं। जो फेस्टिवल है इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं। इस इवेंट्स में परफॉर्मेंस होती हैं। जो लोकल कल्चर के लोग होते हैं वो अपने यहाँ पर परफॉर्मेंसेस करते हैं। प्लस यहाँ पे मार्शल आर्ट्स के परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। मल्लखंब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक खंबे का यूज़ किया जाता है, इस तरीके का इवेंट होता है। जंज पताका, इस तरीके के कई सारे जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोरसम कोरा फेस्टिवल ये कौन से दो देशों की दोस्ती को दर्शाता है? तो वो है इंडिया भूटान, या इसी का रिवर्स करके पूछा जा सकता है कि इंडिया भूटान के बीच में जो दोस्ती है इसको दर्शाने वाला फेस्टिवल कौन सा है? नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पता होना चाहिए गोरसम कोरा फेस्टिवल क्या है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों कीर्ति प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद खेलो इंडिया चर्चा में है। तो होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कीम्स वगैरह सब वहीं पर आती हैं। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने अभी उद्घाटन किया है एक बहुत ही अद्भुत सा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का, जिसको नाम दिया गया कीर्ति। तो कीर्ति की फुल फॉर्म क्या हो गई? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, और आगे यहाँ पे प्रोग्राम लगा दिया। अब ये इस कीर्ति प्रोग्राम का मेन मकसद है जो स्कूल के बच्चे हैं, स्पेशली जिनकी उम्र 9 से 18 साल के आसपास है ना, उनकी दिलचस्पी देखना स्पोर्ट्स में किस लेवल पर है, और स्पोर्ट्स में है टैलेंट तो उनको और आगे बढ़ा कर लेकर जाना, देश के स्तर पर खड़ा करना। तो ये जो पूरा स्कीम लागू हुई है पूरे देश के लिए है। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई। हमारे देश में कोने कोने से यहाँ पर अगर कोई टैलेंट है स्पोर्ट्स का, वो बेसिकली सामने निकाल कर लाना, प्लस स्पोर्ट्स को, इस खेल कूद को एज अ टूल इस्तेमाल करना ताकि लोगों में ड्रग्स का एडिक्शन ना लगे या कोई गैजेटरी डिस्ट्रैक्शंस ना हो, मोबाइल फोन्स के डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ना हो। केवल और केवल यहाँ पर स्पोर्ट्स का यूज़ करके वो बच्चा आगे डेवलप करता रहे। जो ये कीर्ति प्रोग्राम है इसका मेन मकसद है कि स्टार्टिंग में हम अपने देश में, आप देख पाओगे पूरे साल में 20 लाख के आसपास इवैल्यूएशंस करेंगे, टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे भाई किन किन में स्पोर्ट्स का एक टैलेंट है। तो जो कीर्ति प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने 50 सेंटर भारत में खोलेगा। उसके अलावा अलग अलग एप्लीकेंट्स होंगे जिनका यहाँ पर टेस्टिंग किया जाएगा, एवैल्यूएशन किया जाएगा। पहले फेज़ में 10 स्पोर्ट्स को रखा गया है जिसमें एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, हॉकी, फुटबॉल, ये सब चीज़ें यहाँ पर दोस्तों इसमें रखी गई हैं। तो ये जो कीर्ति का एथलेटिक सेंट्रिक प्रोग्राम है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सिलेक्शन मेथड होगा ये भी बेसिकली पूरा ट्रांसपेरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने वाले हैं ताकि एक इंसान की जो पूरी खाबी है, उसकी वो खूबियाँ हैं, स्पेशली जो टैलेंट है उसको यहाँ पर मापा जा सके। और ये सारा काम हो रहा है खेलो इंडिया स्कीम के तहत। तो खेलो इंडिया भी स्कीम क्या है? ये हमारी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। केंद्र सरकार का इंपॉर्टेंट रोल इस स्कीम के अंदर में, सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च कर रही है। तो ये जो स्कीम है दोस्तों ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में आती है। इसका मेन मकसद यह है कि जो स्पोर्ट्स का कल्चर है वो भर भर के लोगों में प्रोवाइड करवाना, स्पोर्ट्स की पावर दिखाना लोगों तक, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में यहाँ पे लोगों को आगे लेकर जाना, स्पेशली उनको जिनकी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में, जो हमारे देश का टैलेंट है उसको एक बड़े लेवल पर लेकर जाना, उसको आइडेंटिफाई करना। ये बेसिकली खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप दोस्तों आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है ना। फिर आता है एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से भी। आर्टिकल क्या है? इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से लिंक कर सकते हो। आपको मिलवाते हैं हाइडोल से। हाइडोल है क्या? हाइडोल बेसिकली एक रोबोट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। हुआ क्या, ये रोबोट साउथ कोरिया में अभी बूढ़े लोग जो स्पेशली अकेले हैं उनको दिया जा रहा है। रीज़न, ताकि ये सीनियर सिटीजन्स की हेल्प कर सके। जो बूढ़े लोग अकेले हैं, उनके साथ कोई रहता नहीं है, अकेले अकेले हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो उनके अकेलेपन के महसूस को कम करना या उनका एक साथी बन जाना जिससे वो बातचीत करेंगे, है ना। उन बूढ़े लोगों की दवाइयों के लिए याद दिला देगा, अगर उनको दवाई चाहिए होगी तो याद दिलाएगा वो रोबोट, है ना। तो बातचीत कर सकते हैं, म्यूजिक्स वगैरह सुन सकते हैं, बहुत सारे काम यहाँ पे कर पाएंगे। तो उनका मन लगेगा, एक उनका अकेलापन खत्म होगा सीनियर सिटीजन्स का। उसी के लिए दोस्तों ये हाइडोल रोबोट चर्चा में है। और आप देख पाओगे खबर यह है कि साउथ कोरियन कंपनी है हाइडोल, वो अभी यहाँ पर इस इनिशिएटिव के साथ में आई हैं जहाँ पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो हमारे एल्डर्स हैं, स्पेशली कई सारे लोग ऐसे जो भूलने की प्रॉब्लम है, उनको डिमेंशिया है उन्हें, है ना, उनकी जो अकेलापन है वो भी दूर करेगा, डिमेंशिया भी दूर करेगा। कई बार लोग अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो रोबोट जो है चीज़ों को याद दिलाता हुआ चलेगा। इस तरीके से रोबोट को डेवलप किया गया है, वो यहाँ पर एक एल्डर व्यक्ति के साथ में रहेगा।
ठीक है, ऐसा लगेगा कि एक इंसान के साथ में उनका जो अकेलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो साउथ कोरियन सरकार ने यहाँ पर ये बोला है कि आने वाले समय पर 7,000 हार्डोल इस प्रकार के जो डॉल हैं, जो गुड़ियाएँ हैं, वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को देने वाली हैं ताकि उनको कंपनी मिले। और ये डॉल्स, ये जो सारे रोबोट्स होंगे, ये दवाइयों की याद दिलाते रहेंगे उनको। सीनियर सिटीज़न यहाँ पर कह सकते हो इंपॉर्टेंट तरीके से ग्रो हो पाएंगे। अब सवाल यह है कि हाइडल रोबोट है क्या, कैसे बना है, कैसे काम करेगा, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केयर रोबोट है जो ध्यान रखने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक सीनियर के हिसाब से इसको तैयार किया जाएगा। ये जो रोबोट है ना, ये रिप्लाई देगा, पहले इसके अंदर कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट होगा, एक इंसान के साथ में लेकर बातचीत करने के बाद में फिर ये उसके साथ में उसके हिसाब से काम करेगा। बात लंबी फुल कन्वर्सेशंस कर सकता है। इसके अंदर में कंपेनियन ऐप है, वेबसाइट है, वेब मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से एक इंसान यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है ना। उसका सेफ्टी फीचर्स भी कई सारे इसमें प्रेजेंट हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये काम करेगा टच इंटरेक्शन के साथ में, इसमें टच आईडीज़ भी हैं। उसके अलावा हेल्थ कोच का काम करेगा, वॉइस मैसेज, 24 घंटे वॉइस रिमाइंडर्स, म्यूज़िक, क्विजेस, उसके बाद एक्सरसाइज का सजेशन देना, ऐसे और भी कई सारे फीचर्स इस रोबोट में रहेंगे, जिससे कि यहाँ पर जो हमारे एल्डर पीपल हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो केयर गिवर रोबोट आपको देख रहा है दोस्तों, ये रोबोट कंटिन्यूसली एक इंसान की हेल्थ कंडीशंस को मॉनिटर करता रहेगा, देखता रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स करता रहेगा, दिन में 2 बार क्वेश्चन आंसर्स करता रहेगा हेल्थ को लेकर, है ना। तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों डेटा कलेक्ट करता रहेगा, घंटे घंटे के अंदर में सजेशन देता रहेगा, भाई आपको ये नहीं ये करना चाहिए। तो जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो एआई रोबोट है, ये लंबे लंबे कन्वर्सेशंस कर सकता है दोस्तों, बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल में बातचीत कर सकता है, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। ये जो रोबोट है इसके अंदर में एक ईजिली मैनेज सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, इंटेलिजेंट सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा ये जो रोबोट है इसको आप अपने स्मार्टफोन के साथ में भी लिंक कर सकते हो, इसमें एक बढ़िया इंटरफेस भी आपको नज़र आएगा, आराम से यहाँ पर इंटरेक्शंस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप दोस्तों आपको इसके बारे में, इस रोबोट के बारे में बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं और अपने सेशन को समाप्त करते हैं। कहोगे सर 1 मिनट, आपने ये बोला था कि कल आपके 3 आर्टिकल रह जा रहे हैं, लचित बोरफुकन और 2 एडिटोरियल, वो कहाँ पे डिस्कस करोगे? तो वो मुझे पता है यार है, और देखो उसमें मैंने इस वाले पीडीएफ में भी ऐड कर रखा है, डोंट वरी, यहाँ पर ऐड हुए हैं, तो आप परेशान मत हो, पीडीएफ में रहेंगे हमेशा। तो आज नहीं तो कल डिस्कस किए जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, आज वीडियो यहाँ पर लगभग 7:30 बज चुके हैं, ये रिकॉर्ड करते करते अपलोड करने में थोड़ा और समय लगेगा। पहले मैं बीच में यहाँ पर जल्दी अपलोड कर रहा था 5:30 बजे तक, बट कोशिश है मैं 5:30 बजे तक जल्दी अपलोड करूँ। बट कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, यार आर्टिकल्स मिलते नहीं है, हमारे द हिंदू में इतने काम के नहीं होते, तो मुझे इधर उधर से बटोरने पड़ते हैं, छांटने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन यह है कि वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट बनता है, डेफिनेटली ऐसा बनता है कि हाँ एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल जो सारी चीज़ें हैं वो आपको हेल्प करेंगी। अब जैसे आज के न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल है हमारे एक भी काम का नहीं है ना। आज फ्राइडे में आर्टिकल भी कम आते हैं, एक पॉडकास्ट आता है, उसके अलावा 2 आर्टिकल्स आते हैं, पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड हैं वो। अब जब तक इलेक्शंस आएंगे तब तक मामला ऐसे ही चलने वाला है, लेकिन हमारा वीडियो का इंपॉर्टेंस ख़त्म नहीं होगा, वीडियो का इंपॉर्टेंस एज इट इज़ रहेगा जैसा बना हुआ है। तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा, कल के जो आर्टिकल छूट रहे थे, ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे हमेशा के लिए, नहीं, कल कवर कर लेंगे, कल नहीं तो परसों संडे है उस दिन कवर कर लेंगे, लेकिन कवर ज़रूर करेंगे, ठीक है। नाउ चलिए आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। 2008 का क्वेश्चन था कि भैया इंडियन डिफेंस के रेफरेंस में ये ध्रुव जो है ये क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। नाउ मिलता है आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।